आदाब, अभिनंदन, आभार। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपाउंड एंगल का लेक्चर नंबर 18। जैसा कि आप जानते हैं टुडे इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस कंपाउंड एंगल। आज हम लोग यहाँ पे बेसिकली पिछले लेक्चर में हमने कंडीशनल आइडेंटिटी और उसके एप्लीकेशंस को देखा था। अब हम लोग इस लेक्चर में हम थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन और एक नया टॉपिक इस लेक्चर में हम सीखने वाले। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत चीजों को आसान बनाने वाला लेक्चर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चंस तो नॉर्मल जो होते हैं क्वेश्चन तो कराए जाएंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जिन लोगों को अपनी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग करनी है तो एसएल लोनी, प्लीज प्लेन ट्रिग्नोमेट्री एसएल लोनी खरीद लीजिए। फिर उससे मैं जब आपका वन शॉट दे रहा हूँ किसका फॉर्मूले का, तो मैं आपको क्या बता दूंगा उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्या क्या सवाल मैं स्क्रीन पे रख दूंगा, जिससे आप उसको सॉर्ट आउट कर लीजिएगा और अपनी ट्रिग्नोमेट्री को मजबूत कर लीजिएगा। लेकिन ये ड्रॉपर ना करें, ड्रॉपर जितना लेक्चर बताया जाए उतना ही करें, इट्स इनफ। ठीक है, और जो क्वेश्चन सीरीज आएगी उसको कर लीजिएगा, बस आपका काम हो जाएगा। जो 11th और 12th है, 12th वाले तो इस समय बोर्ड की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, ये 11th वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ड्रॉपर कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, कुछ एक्सरसाइज ड्रॉप कर सकते हैं, जो पॉइंट जिनका वीक है वो उसको अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मतलब प्लेन ट्रिग्नोमेट्री ऑफ एसएल लोनी मतलब किताब जो है ना आपकी एकदम अच्छी तरह से ट्रिग्नोमेट्री अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग इसमें खुलेगा। खैर चलिए देखते हैं, हम लोग बात किए थे कंपाउंड एंगल का यूज हम ज्योमेट्रिकल चीजों में कैसे करते हैं, देखिएगा ध्यान से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल बढ़िया है। 3 सर्कल ऑफ डिफरेंट रेडियाई टच वन अदर। देखो पहली बात तो 3 सर्कल ऑफ डिफरेंट रेडियाई, 3 सर्कल है डिफरेंट रेडियाई के, तो चलो बनाते हैं। और क्या कह रहा है, वन अनदर एक्सटर्नली द टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट। अच्छा क्या दिखा है, 3 सर्कल ऑफ डिफरेंट रेडियाई टच वन अनदर एक्सटर्नली। ठीक है, एक्सटर्नली दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, बनाते हैं इसको, सोचते हैं मेरे भाई। तो जैसा थोड़ा सा कैसे समझेंगे। पहली बात तो 3 सर्कल हैं जो कि एक्सटर्नली एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ठीक है, और जिनका रेडियाई क्या है, डिफरेंट है। रेडियाई मतलब रेडियस होता है सिंगुलर और रेडियाई मतलब होता है प्लूरल। प्लूरल मतलब एक कई ज्यादा रेडियस है तो रेडियाई यूज किया। चलिए देखिए बनाते हैं हम लोग। एक यहाँ पर लेट सपोज बनाते हैं हम लोग, एक ये सर्कल बना लेते हैं, और हम लोग थोड़ा सा एक ये सर्कल बना लेते हैं, और यहाँ पे अपन लोग एक ये सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, गोला सही बना है। चलिए परफेक्शन आता है, आज धीरे धीरे आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। यहाँ पर है 3 सर्कल डिफरेंट रेडियाई के, हम लोगों ने बना लिया। ऑब्वियस सी बात है, इनका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा अलग अलग हुआ। एक्सटर्नली टच करने को कह रहे थे हम लोग ने, अपन लोगों ने क्या कर लिया, इनको एक्सटर्नली टच भी करा दिया। ठीक है, चलिए अच्छा ध्यान रखिएगा। लेट सपोज मैंने इसका बोल दिया C1 बोल दिया, सेंटर C1, इसका सेंटर C2, इसका सेंटर C3 बोल दिया। ठीक है, C3 बोल दिया। तो अगर C1 है तो इसका रेडियस क्या बोल देंगे, R1 बोल देंगे, इसका रेडियस हम बोल देंगे R2 बोल देंगे। ठीक है, और इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस मेरे भाई R3 हो जाएगा। बोलो है ना, कंफर्म। एक काम करते हैं हम लोग, सवाल तो ऐसे ही चीज होती चली जाएंगी। कैसे होती चलेंगी मेरे भाई, अगर मैं इनको मिला दूं, ध्यान रखो मैं इसको मिला दे रहा हूँ ऐसे करके, और मेरे भाई मैं इसको मिला दे रहा हूँ ऐसे, समझिएगा मैं क्या किया हूँ। अरे थोड़ा सा इसको गड़बड़ी हो गया, गड़बड़ी। ये रेडियस इसका R1 है, इसका रेडियस R2 है, इसका रेडियस R3 है। ठीक है, चलिए मैं एक और मार्कर ले लूँ थोड़ी देर। मैंने एक और मार्कर लिया, जिससे थोड़ा सा डिफरेंट चीजें दिखाने में अच्छा लगेगा। ठीक, चलिए मैंने इनको कंबाइन कर लिया। अभी मैंने आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैंने अभी डिफरेंट रेडियाई से मैंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास किया। तो ये सेंटर C1 C2 C3 अपने से मान लिया, डिफरेंट रेडियाई हमने मान ली है। चलिए फिर क्या करें, आगे पढ़ते हैं आगे, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये R3 है तो ये R1 हो जाएगा, ये आपका R2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। खैर अगला क्वेश्चन, ये लाइन थोड़ा सीधी कर लेते हैं अपन लोग, नहीं तो आप लोग हैरान हो जाएंगे थोड़ा सा। ठीक, चलिए सेंटर है ये। हाँ चलिए आगे क्या कह रहा है, द टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मीट एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 4। कंफ्यूजिंग नहीं है, परेशान मत होइएगा। मतलब कहने का मतलब उनका ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप ध्यान रखिएगा, कहने का मतलब ये है कि ये इसका जो टेंजेंट है, इन दोनों सर्कल का टेंजेंट क्या होगा, ये होगा। इन दोनों का सर्कल सॉरी इन दोनों का टेंजेंट, ये इन दोनों का टेंजेंट कहां से जाएगा, यहां से जाएगा, और इन दोनों का टेंजेंट कहां से जाएगा, यहां से जाएगा।
तो ये डिस्टेंस देखिए, अगर आप इसको ए पॉइंट बोलते हैं, इसको बी पॉइंट बोलते हैं, इसको सी पॉइंट बोलते हैं, क्या ए बी और सी पॉइंट बोलते हैं, तो ये आपका जो ये पॉइंट होगा ये क्या होगा, डी पॉइंट होगा। क्या होगा मेरे भाई, डी पॉइंट। तो क्या कह रहा है मेरे भाई, डी पॉइंट, द टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मीट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 4। इसका मतलब ये डी, जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये कितना देके रखा है, 4, वो भी सबका एडी बीडी सीडी। इसका मतलब गिवन क्या है मेरे भाई, गिवन क्या है, एडी, अच्छा ब्लैक मार्कर से तो नहीं दिखेगा नहीं आप लोगों को, सॉरी, मैं बोल सकता हूं क्या, AD इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू CD, कितना देके रखा है भाई, 4 देके रखा है। चलिए चलिए भाई चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, चलो। अच्छा मतलब ये ठीक है, चलो। आप क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, हाँ एक और चीज बोल सकते हैं आप, C1 C2 की डिस्टेंस पता कर लीजिए। C1 C2 डिस्टेंस कितनी होगी, R1 प्लस R2 पता कर सकते हैं, ठीक है, R1 R2 हो जाएगी मेरे भाई। C2 C3 की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, C2 C3 की कितनी हो जाएगी, R2 प्लस R3 हो जाएगी, बोलो हाँ है ना। सिमिलरली C3 C1 की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरे भाई, R3 प्लस R1 हो जाएगी। चेक करिए, 2 3 की 3 2 या 2 3 सही है, C1 C2 की R1 R2 सही है, और C3 C1 की कितनी, R3 R1 या R1 प्लस R3 दे सकते हैं। चलिए ये चीज आ गई हमारी। अच्छा अब क्या किया जा सकता है मेरे भाई, अब आपको एक बात और पता है, क्या पता है मेरे भाई, पता ये है आपको, क्या पता नहीं पता है आपको, ध्यान समझिए कि आपको पता है रेडियस है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। 10th की चीज थोड़ा सा मैं यूज करूंगा, किसका यूज कर रहा हूं मैं, 10th की चीजों का थोड़ा सा मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। यूज करने का मतलब जैसे आपको पता है ये कितना बनाएगी, रेडियस है, ये टेंजेंट है, रेडियस इस टेंजेंट पर, इस सर्कल के टेंजेंट पर कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। सिमिलरली ये रेडियस है, R1 रेडियस इस टेंजेंट कितना बनाएगा, 90 बनाएगा। ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस पर ये भी 90, सॉरी ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सब 90, ठीक है, और ये भी 90, ये भी 90। चलिए देखिए, कहने का मतलब ये है कि अब समझिए बहुत ध्यान से, ये और ये समझना, मतलब ये हम अगर एक सर्कल ड्रॉ करूं, इससे मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं तो ये वाली लाइन, ये अगर मैं AD BD CD बराबर है, तो मैं इन पॉइंट से अगर मैं सर्कल ड्रॉ कर दूं तो दिस D पॉइंट इज व्हाट, सेंटर। और अगर मैं किसी एक्सटर्नल, किसी ट्राइंगल में इंटरनली, बाहर का ट्राइंगल एक्सटर्नल हो गया, इंटरनली कोई सेंटर ड्रॉ, कोई अगर सर्कल ड्रॉ करता हूं, उसको क्या बोलते हैं, इन सर्कल बोलते हैं। और उसका और सर्कल सही भी है, क्यों, क्योंकि उसका रेडियस क्या है मेरे भाई, रेडियस क्या है मेरे भाई, AD BD सब रेडियस का ही काम करेंगे ना उसके, तो वो क्या है मेरे भाई, सब सेम है। क्या है मेरे भाई, सारे AD BD CD क्या बराबर रखे, 4 बराबर देके रखा है। इसका मतलब दिस सेंटर, अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर एक सेंटर फॉर्म करूं तो वो सर्कल क्या होगा, इन सर्कल होगा, सेंटर क्या हो जाएगा, इन सेंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन सेंटर, जो कि मोटा मोटा आप जानते हैं। या मैं बोलूं इंटरनल बाइसेक्टर के पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को, इंटरनल बाइसेक्टर के पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को क्या बोलते हैं मेरे भाई, इन सेंटर बोलते हैं, या इन सर्कल आइडिया भी आप लगा सकते हैं। इन सर्कल का आइडिया लगाइए, या फिर आपने जो सीखा है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है, दैट इज व्हाट, इन सेंटर। वो हम लोग नेक्स्ट में, अभी तो मेथड 1 में डिस्कस करें, पहले मेथड 2 में उसका अच्छा खासा इन सेंटर का हम यूज करेंगे। अभी तो मैं थोड़ा सा मेथड 2, अभी हम लोग मेथड 1 से करेंगे, फिर हम लोग इसको मेथड 2 से सीखेंगे, ठीक है। चलिए सोचते हैं थोड़ा सा, अब हम लोग क्या करें, क्या मैं इसको ज्वाइन कर दूं, कोई दिक्कत, मैं क्या करता हूं, इसको ज्वाइन कर देता हूं, ध्यान रखिए, इसको ज्वाइन कर देता हूं मैं मेरे भाई, मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, और मेरे भाई मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं। समझना मेरी बात को ध्यान से, मैंने इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, क्या कर दिया, ज्वाइन। और जैसे ही मैंने ये ज्वाइन किया, ध्यान रखिए, D इन सेंटर प्रूव हो चुका, ध्यान रखिए। अच्छा, बच्चा जो होता है, आप ये सब चीजें खुराफात कर लोगे, उसके बाद उसका जो पहला आइटम जो क्लास 10 से सीखा है, हालांकि कंपाउंड एंगल जब क्लास 11th बच्चा आता है वो कैसे दिमाग लगाता मैं बताऊंगा, एक ड्रॉपर कैसे दिमाग लगा वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए, क्लास 11th वाले बच्चे के सामने जब सवाल आएगा वो कैसे सोचेगा, समझना, वो ऐसे जब ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पर इंसेंट, आप लोग दूसरा मेथड भी लगा सकते हो, ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, फिर आप यहाँ पे कंडीशनल आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। tan a/2 tan b/2 प्लस tan b/2 tan c/2 tan c/2 tan a/2 = 1 अप्लाई करेंगे, सेकंड मेथड बिल्कुल करेंगे, लेकिन ये कैसे इनिशियली सोच हमको कैसे अपने अंदर डेवलप करनी है वो देखना पड़ेगा। तो देखिए, आपने जब इनको C1 को D से, C2 को D से और C3 को D से ज्वाइन कर दिया, तो आपके सामने 3 ट्राइंगल नजर आ रहे हैं। कितने ट्राइंगल नजर आ रहे हैं भाई, 3 ट्राइंगल नजर आ रहे हैं। 3 ट्राइंगल कौन से मेरे भाई, 3 ट्राइंगल कौन से, C3
C1 और D एक ट्राइंगल, C1 C2 D एक ट्राइंगल, C2 D और C3 तीसरा ट्राइंगल। फिर से मैं बोल रहा हूं, पहला ट्राइंगल क्या, C3 D C1, दूसरा C1 D C2, तीसरा C2 D C3। ऐसे 3 ट्राइंगल नजर आ रहे हैं। अब वो बच्चा ये सोचेगा, इनिशियली क्या सोचेगा कि मैं 3 ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूं। एरिया कैसे निकाल सकता हूं, बोलेगा कि भैया देखिए C1 D और C3 का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट करके निकाल सकते हैं। हाइट मेरे भाई 4 दे के रखी है, क्योंकि D और ये पॉइंट D और C, CD क्या हो जाएगा मेरे भाई, हाइट हो जाएगा। किसके लिए, ट्राइंगल C3 C1 और D के लिए क्या हो जाएगा मेरा, सुनना, C3 C1 और D के लिए हाइट क्या होगी, CD कितना दे के रखी है, 4 दे के रखी है। और बेस कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, बेस कितना हो जाएगा मेरे भाई, C3C प्लस C1C, C3C प्लस C1C दैट इज R1 प्लस R3 हो जाएगा। इसका मतलब बेस क्या होगा, C3 C1 बेस हो जाएगा। वो कितनी वैल्यू देके रखी है, C3 C1 की R1 प्लस R3 देके रखी है। इसका मतलब बच्चा कहेगा कि भैया देखिए हाफ बेस इंटू हाइट हमको यहां मिल जाएगा, यहां मिल जाएगा, यहां मिल जाएगा। तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू इन छुटकू वाले ट्रायंगल का एरिया। आप दोनों को इक्वेट कर दो। मैंने कहा दिमाग तो सही लगाया आपने। हमने कहा कैसे करेंगे, क्या भैया सिंपल है, ट्रायंगल मैंने यहाँ पे देखो, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनना बहुत ध्यान से, ध्यान सुनना एकदम समझना। क्या बोला मैंने, एरिया, क्या बोला इसने, एरिया ऑफ ट्राइंगल C3 C1 C2 इज इक्वल टू, इसने बोला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल लिखा है, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, C3 D C1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरे भाई कौन सा, C1 D C2 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, C2 D C3। ठीक है, 3 1 1 2 2 3। चलिए सॉल्व करते, इसको मान लीजिए डेल्टा, क्या मान लीजिए इसको, डेल्टा मान लीजिए, अभी मैंने इक्वेट नहीं किया। एरिया ऑफ ट्राइंगल C3 D C1, C3 D C1 तो क्या होगा, हाफ इंटू इसका कुछ ना कुछ बेस होगा, बेस 1 इंटू कुछ हाइट होगा यहाँ पर। ठीक है, हाइट तो सबके लिए सेम है क्योंकि सब भाई बराबर है, H1 ना ले लीजिए इसको, हाफ इंटू बेस B2 इंटू H2, तो बाद में पता चला कि नहीं सेम है, हाफ इंटू बेस B2 इंटू H2 बोल दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। हाफ ऑफ बेस कितना है, अगर C3 C1 की बात करें, C3 C1 की बात करें कितना है, R1 प्लस R3 इंटू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस हाफ ऑफ B2 मतलब कौन सा ट्राइंगल है मेरे भाई, C1 C2, तो R1 प्लस R2 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस हाफ ऑफ बेस कितना है, नेक्स्ट का बेस कितना है, C2 C3 है ना, तो बेस कितना है मेरे भाई, R2 प्लस R3 इंटू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से कैंसिल 2, यहां से कैंसिल 2, यहां से कैंसिल 2, तो इसका मतलब यहां से कितना आ रहा है मेरे भाई, R1 यहां से आ रहा है आपका कितना, 2R1 प्लस R3 प्लस यहां से कितना आ रहा है, 2R1 प्लस R2 प्लस 2R2 प्लस R3। चलिए भाई चलो भाई चलो चलो चलो, यहां से चीज सीन क्रिएट हुआ। ठीक है, अब मेरे भाई 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, 2 सबसे कॉमन आ गया, R1 कितने बार है, 2 बार है सब कोई, तो विधि 2 बाहर आ जाएगा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, इसका मतलब कितना आएगा, 2 2 4, R1 प्लस R2 प्लस R3। चलो यहां से ये आ गया, ये किसके बराबर आ गया, डेल्टा माने बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया। अब हम लोग को क्या निकालना है, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है, फिर इसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। तो नाउ बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, कैसे निकालेंगे मेरे भाई, बड़ा ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है मेरे भाई, C1 C2 और C3। ठीक है, अब आपको पता है S इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस B प्लस C बाई 2 दैट इज सेमी पेरीमीटर होता है। अब मेरे भाई इन सब की साइड दिख रखी, कितनी दिख रही है, R1 R2 R2 R3 R3 R1, ये क्या है, साइड्स है, क्या है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल C1 C2 C3 है। इनको जब जोड़ोगे तो सब डबल है कि नहीं, सब डबल है, तो 2 से कैंसिल हो जाएंगे नीचे, तो क्या बच जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 तो बचेगा। अरे भाई इन सबके साइड को जोड़ोगे तभी तो सेमी पैरामीटर निकाल पाओगे। हम बड़े वाले ट्रायंगल का, छुटकू वाले ट्रायंगल्स के एरिया हमने निकाल दिया है, बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया निकालोगे तभी इक्वेट कर पाओगे। और बड़े ट्रायंगल के एरिया कैसे निकाल रहे हैं हम, हीरोन्स फॉर्मूला लगा के। हीरोन्स फॉर्मूला में S क्या होता है, सेमी पैरीमीटर, क्या होता है, सेमी पैरीमीटर नहीं आता बेटा तो टॉनिक पियो थोड़ा सा, सेमी पैरामीटर टॉनिक पियो, बुद्धि जगाओ। तो सेमी पैरीमीटर क्या होता है, साइड का सम अपॉन 2 होता है, तो साइड कितना देख रखा है, R1 R2 R2 R3 R3, अब इनका सम करोगे तो सब 2 2 टाइम्स है, तो 2 कॉमन लिया, 2 से 2 कैंसिल किया। अब यार इतना तो कर सकते हो मेरे भाई, अरे हाँ ना बोलो। और हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ
एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब नहीं बताऊंगा मैं, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा भाई। एस क्या है मेरे पास, तूने निकाल लिया है R1 प्लस R2 प्लस R3, और एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी निकालेगा तो ध्यान दे, इनको ये एस है, इससे तू माइनस करेगा तो R1 R2 कटता जाएगा और सब में एक एक बचता जाएगा। R1 R2, एक में R1 बचेगा, एस माइनस ए में R3 बचेगा, एस माइनस में R2 और एस माइनस सी में क्या बच जाएगा, R1 बच जाएगा। तो अल्टीमेटली R1 R2 और R3 आपके सामने देखने को मिलेगा। तो आपने यहां से क्या निकाल लिया, यहां से आपने निकाल लिया डेल्टा निकाल लिया, ठीक है। और यहां से ये चीज इक्वेशन निकाल ली, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया, 2 बोल दिया। अरे बोलो हाँ है ना, अरे बोल दिया कि नहीं बोल दिया। अब हम लोग इसको आगे सॉर्ट आउट करेंगे मेरे भाई, समझना बात को। मेरे भाई यहां से क्या निकाला आपने, 4, डेल्टा की वैल्यू यहां से क्या निकाली मेरे भाई, 4R1 प्लस R2 प्लस R3 निकाली। और रियल में वैल्यू कितनी है यहाँ पर, क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3 इन ब्रैकेट R1 R2 और R3, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, क्या करेंगे स्क्वायरिंग। ये कहां से निकाल, ये कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आया। कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आया। स्क्वायरिंग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये 16 आ जाएगा। ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 का होल स्क्वायर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये हो जाएगा R1 R2 और R3, ठीक है। स्क्वायर से की पूरा कैंसिल, तो यहां से कितना आया मेरे भाई, 16 इज इक्वल टू R1 इंटू R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो क्या पूछा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रेडियाई टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। तो मेरे भाई आ गया आपका आंसर, प्रोडक्ट ऑफ रेडियाई अपॉन सम ऑफ देयर, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 16 आ गया। कितना आ गया, 16। दिस इज द आंसर, प्रोडक्ट ऑफ रेडियाई और आपने सम ऑफ रेडियाई यहां से कर दिखाया, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल था, अच्छा सवाल था। अभी हम लोग, ये क्या है मेरे भाई, मेथड नंबर 1। अभी हम लोग, ये तो इनिशियली बच्चा एरिया से कैसे खेलेगा, वो इस तरह खेलेगा, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से पचाइए, कैसे एक इनिशियली सोच आपको रखनी है। नॉर्मल जो क्लास 10th में आपने एरिया से हर काम किया करते थे, मतलब एरिया वाला चीज हर चीज में लगाते थे, एरिया थ्योरम भी आपने सीखा होगा, तो उस चीज का यहाँ पे आपने अप्लाई किया। लेकिन ध्यान रखिए अभी भी ट्रिग्नोमेट्री का इतना रोल नहीं आया है। अब सेकंड मेथड में आप देखेंगे कि कैसे हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री को इन्वॉल्व करेंगे और कैसे ये कंपाउंड एंगल का ज्योमेट्री वाला एप्लीकेशन पड़ा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 क्या है मेरे भाई, अब आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर कंपाउंड एंगल का हम यूज करेंगे। अब आपने एक चीज प्रूव कर लिया है कि ये ट्राइंगल जो है, ये ट्राइंगल के अंदर जो डी पॉइंट है, ये क्या है, इन सेंटर है। और आपको पता है कि ये जो मैंने लाइन खींची है, ये और ये C1D C3D C2D, ये क्या है, इंटर एंगल बाइसेक्टर। क्योंकि आपको पता है इंटरनल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ करेंसी क्या होता है, इन सेंटर ही होता है, जो कि आप जानते ही हैं। इंटेलिजेंट है ना, इंटेलिजेंट। चलिए अब कंडीशन क्या देख रखी, कंडीशन देख रखी AD इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू CD। इसका मतलब इन सेंटर, इन सर्कल का सेंटर होगा, समझ में आया। दैट इज कितना देख रखा है, 4 देख रखा है। कितना देख रखा है, 4 देख रखा है। अब सवाल देखो, अगर मैं बात करूं ट्राइंगल C1B और D की बात करूं, तो आपको अगर मैं मानूं, लेट सपोज अगर मैं मानूं कि इस वाले का एंगल, ये अगर θ1 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, θ1/2 हो जाएगा। सिमिलरली ये एंगल को मैं अगर क्या मानूं, θ2 मानूं, तो ये छोटकू एंगल क्या हो जाएगा, θ2/2 हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर मैं इन ट्राइंगल किसकी बात करूं, इन ट्राइंगल C1BD की बात करूं, तो यहाँ पर अगर मैं tan θ1 लिखना, θ1/2 लिखना चाहूँ, क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दे के रखा है, और बेस R1 दे के रखा है, ठीक है। सिमिलरली मैं tan θ2/2 को क्या लिख सकता हूँ, 4/R2 लिख सकता हूँ। एंड सिमिलरली tan θ3/2 को क्या लिख सकता हूँ, 4/R3। और आपको पता है इफ θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा, पाई। क्योंकि θ1 θ2 θ3 क्या है, किसी ट्राइंगल का एंगल है, तो कितना हो जाएगा, वो पाई के बराबर। एंगल सम प्रॉपर्टीज, वेरी गुड इंटेलिजेंट बच्चों। इधर देखो, आपने पढ़ा होगा tan θ1/2 tan θ/2 प्लस tan, कंडीशनल आइडेंटिटी बेटा, कंडीशनल आइडेंटिटी है, θ3/2 प्लस tan θ3/2 tan θ1/2 कितने के बराबर आएगा बेटा, 1 के बराबर आएगा। ध्यान दे यहाँ पर दोनों को tan θ1 θ2 दैट इज 4
दैट इज 4 4 जा 16, 16 R1 R2 प्लस 16 R2 R3 प्लस 16 R3 R1 इज इक्वल टू 1। यहां से बेटा हलवा हो गया आपके लिए, R1 R2 R3 16 कॉमन आएगा, 16 क्या जाएगा बेटा कॉमन, R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 1। यहां से आप बोल सकते हैं 16 R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू R1 R2 R3। यहां से बोल सकते हैं क्या, एक मिनट, हमको क्या कीजिए, सम ऑफ फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट ऑफ द रेडिया टू द सम ऑफ रेडिया। तो 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। हमको यही चाहिए, हमने यही प्रमाणित कर दिया। ठीक है क्लियर, क्या ये प्रोडक्ट पहले फिर सम पहले, 16 आ गया। तो ये है कि कैसे आपने इसको कंडीशनल आइडेंटिटी से इतने शॉर्ट में काम कर दिया। तो एरिया वाला मेथड है, उससे भी कर सकते हो, लेकिन वो इनिशियल एग्जीक्यूशन हुआ, और ये कंपाउंड एंगल का यहाँ पे अच्छा खासा आपने यूज किया, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल किया और थोड़ा सा माइंड का भी यूज किया। 10 तो इन सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, ये सब आपने क्लास 10 में आई थिंक सीखा होगा। क्लियर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग। आइए मेरे भाई, हम लोग जैसा कि आप जानते हैं स्माइली कॉन्सेप्ट में आ गए हैं। स्माइली कॉन्सेप्ट मतलब लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, 18वां लेक्चर है। मैंने जहां तक कहा था आपका 10 से 12 घंटा में चैप्टर खत्म होगा, तो वही हुआ। 40 मिनट्स के ऑन एवरेज अगर मैं वीडियो का दिमाग का आइडिया लगाता हूं तो 12 से 13 घंटे में खत्म होता है, और वैसे भी कोटा में ये 14 साढ़े 14 घंटे ये चैप्टर खत्म होने में लेता है। क्लियर, चलिए आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट है। पहली बात तो ये एक तरह का कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, फॉर्मूला भी कह सकते हैं। इसके हम समझिए, कभी कभी ऐसा दौर भी आता है कि हम लोगों को किसी मेथड का सिर्फ हमको रिजल्ट से मतलब होता, प्रूफ से मतलब नहीं होता। प्रूफ आप देख सकते हैं, सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एन एंगल का प्रूफ आपको ऐसा लोनी में मिल जाएगा, लेकिन जब आप प्रूफ की बात करेंगे तो उसको देख के आपको थोड़ा सा डर लगने लगेगा। तो वैसे भी हमको प्रूफ से मतलब नहीं है, हमको तो थोड़ा सा सवाल कैसे हमारे आसान बन जाए वो इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं ये है क्या, क्या नई चिड़िया है जो आपके पिछले लेक्चर में भी आपने इसको तवज्जो दिया था। क्या देखिए, सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एन एंगल की बात करूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे tan का ही बात होगा। किसका बात होगा, टेंजेंट का मतलब tan होता है। यहाँ पे tan ऑफ θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस डैश डैश डैश, कहां तक डिफाइन करते हैं, प्लस θn डिफाइन करते हैं। बात समझ आई? इसको हम लोग लिख रहे हैं, ध्यान समझिएगा, S1 माइनस, समझिएगा S1 माइनस आपका, इसको लिखते हैं अपने लोग S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7 डैश 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 लिखते चले जाते हैं। क्लियर, अपॉन, ठीक सुनिएगा, नीचे क्या लिखते हैं, 1 माइनस S2 प्लस आपका S2 के बाद क्या आता है, सॉरी S2 के बाद आएगा S4 माइनस S6 और प्लस डैश डैश डैश, यहाँ पे ऐसी चीजें रेशियो ऐसा चलता जाता है। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपके सामने ये चीज लिखा हुआ है, tan θ1 θ2 θt कहां तक, θn तक। ठीक, अब आपके मन में सवाल आएगा कि भैया आपने यहाँ पे nn कुछ नहीं लिखा। दरअसल बेटा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर हमको n पता नहीं है कि nth एंगल जो है इवन है कि ऑड है। अगर देखिए, अगर सोचिए तो ऊपर मैंने ऑड की चीजें लिखी, अभी मैंने s का मतलब नहीं बताया, अभी मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि इसका डेरिवेशन है लेकिन हम लोग उसको सीखेंगे नहीं। बोलो आए ना, क्योंकि हमसे उससे क्या मतलब है, जब उसका कहीं यूज ही नहीं आएगा तो उस चीज को लोग क्यों चीज को डिफिकल्ट बनाएगा। बात समझाई? ऐसे ही इतना डिफिकल्ट है तो इतना ही समझा लेने दो, मेरी बड़ी बात हो जाएगी। हाँ है ना। चलिए मैंने क्या बोला कि अगर आप इसको विजुलाइज करें तो ऊपर क्या है मेरे भाई, ऑड नंबर से, नीचे क्या है मेरे भाई, इवन नंबर है, इजंट इट। अगर हमने यहाँ पे एस एन जैसा कुछ नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा समझना। अगर हमको एन एंगल पता होता कि इवन है, अगर एन एंगल इवन होता तो हम इवन की जगह एस एन लिखते और ऑड की जगह एस एन माइनस 1 लिखते। अगर हमको एन पता होता ऑड है तो ऊपर ऑड की जगह एस एन लिखते और इवन की जगह एस एन माइनस 1 लिखते। तो हम ऐसा कर सकते थे, लेकिन हमको एन के बारे में जब आइडिया ही नहीं है तो एस एन के बारे में भी हमको आइडिया नहीं हो पाएगा। जब एन के बारे में आइडिया नहीं है तो एस एन के बारे में भी आइडिया नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने डॉटेड
लाइन से रिप्रेजेंट किया। बोलो यस और नो, क्योंकि यहाँ पे एन एंगल मौजूद, यहाँ पे एन एंगल्स आपको पता है कि थीटा एन तक जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं पता क्योंकि आपको एन इवन है कि ऑड है वही नहीं पता, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किए। ठीक है, अब समझिएगा एस का मतलब बताने जा रहा हूँ। पहला मतलब बता दिया मैंने, इस चीज को एज अ दिमाग में ध्यान में रखना है। एज अ रिजल्ट हम बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पे एन एस एन माइनस वन की क्यों नहीं बात किया है, क्योंकि हमको एन एंगल नहीं पता है कि इवन है कि ऑड है। पहला आपको रीजन मैंने दिया। अब आप समझिए एस क्या है मेरे भाई। एस कुछ नहीं है, इसको मैं जनरलाइज करूं तो एस आर बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? एस आर। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 को मैंने एस आर ले लिया। क्या है मेरे भाई? सम ऑफ, इसका फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल, सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल taken r at a time, ठीक है। सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल टेकन आर एट अ टाइम। अब इसका मतलब क्या है? जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। समझाता हूँ एग्जांपल से। इसका एग्जांपल कहाँ पे काम आएगा समझिए। जैसे समझ लीजिए कि हम सबसे पहले कि अभी तो ये थीटा बोल से थीटा एंगल के लिए डिफाइन है। अभी हम सबसे पहले इसका एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल समझेंगे। दो एंगल के लिए डिफाइन करने जा रहे हैं। कितने एंगल के लिए डिफाइन करने जा रहे हैं? दो एंगल के लिए। मतलब कहने का मतलब है कि tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 के लिए डिफाइन करने जा रहे हैं। अब थीटा 1 से कहां बढ़े? थीटा 2। तो अब यहां पर इसी से कुछ चीजें लिखेंगे यहां पर। अब इसका मतलब थीटा 1 से 2 है, तो एस भी कहां से डिफाइन होगा? 1 से 2 डिफाइन होगा। तो इसका मतलब यहां पर पूरी सीरीज नहीं आएंगी, S1 आएगा 1 माइनस S2 आएगा। S3 नहीं लिखोगे क्योंकि कहां से डिफाइन है? 1 से 2 डिफाइन है। अब समझना, अब इसका हम लोग यूज करने जा रहे हैं कि S1 S2 में लिखना क्या है। S1 में आपको समझना, यहां पर थीटा 1 थीटा 2 की बात की है। इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं? tan ऑफ थीटा 1 एंड tan ऑफ थीटा 2 की बात कर रहे हैं। अरे हाँ है ना, tan ऑफ थीटा 1 एंड tan ऑफ थीटा 2 की बात कर रहे हैं। समझना, अब हम क्या कर रहे हैं? S1 का मतलब क्या हो जाएगा? सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल टेकन 1 एट अ टाइम। r एट अ टाइम क्या हो जाएगा? 1 एट अ टाइम हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। 1 एट अ टाइम मतलब एक को उठाना है, एक सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल टेकन 1 एट अ टाइम। इसका मतलब एक को उठाना है, tan थीटा 1 को उठा लिया, बाकी रेस्ट को छोड़ दिया, उनको फिर ऐड करके लिख देना है। ठीक है, 1 टाइम उठाया तुमने, tan थीटा 1 को उठाया, tan थीटा 1 tan थीटा 2, tan थीटा 1 को उठाया यहाँ पे रखा, तो बचा क्या? tan थीटा 2, इसको जोड़ के लिख दिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? tan ऑफ थीटा 1 टाइम उठाया और बचा क्या? tan ऑफ थीटा 2 बचा। बोलो हाँ है ना। समझना, S2 की बात करेंगे। S2 क्या है? सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल टेकन 2 एट अ टाइम। मतलब tan ऑफ थीटा 1 थीटा 2 में से दोनों के एक साथ उठाओगे, बाकी जो बचेगा जोड़ के उसको लिख दोगे। जैसे तुमने इसको उठाया तो बचा क्या? 0 बचा। तो अगर दोनों को उठाओगे, दोनों का tan थीटा 1 tan थीटा 2 दोनों को उठा लिया आपने, उठा लिया, बचा क्या? 0 बचा। अगर दोनों को उठाने के बाद 0 सेट करोगे तो उतना ही चीज आएगा ना, tan थीटा 1 tan थीटा 2 ही तो आएगा। अबे tan थीटा 1 tan थीटा को उठाओगे और बचे कितने? और बचे कितने? 0 बचे। उसको 0 से जोड़ोगे तो बचेगा कितना? उतना ही तो आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस tan ऑफ थीटा 1 tan ऑफ थीटा 2। ये क्या है मेरे भाई? tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2। बचपन में याद करो आपने tan a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा है। किसका पढ़ा है? tan a प्लस बी का। क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b है। सिमिलरली आप क्या डिफाइन कर सकते हो? इसी तरह एग्जांपल नंबर ए देख लिया, बी देखो। सिमिलरली आप क्या डिफाइन कर सकते हो? tan ऑफ थीटा 1 थीटा 2 प्लस थीटा 3। एस सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल आर एट अ टाइम कहां तक डिफाइन होगा? 1 से 3, मतलब S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2। S4 में नहीं जाएंगे, S4 में नहीं जाएंगे। अब तुम्हारे किसका डिस्कशन होगा? tan ऑफ थीटा 1 कॉमा tan ऑफ थीटा 2 कॉमा tan ऑफ थीटा 3 पे डिस्कशन होगा। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। इसका मतलब S1 का मतलब होगा क्या? S1 का मतलब क्या होगा? 1 एट अ टाइम टेकन 1 एट अ टाइम। S2 का मतलब 2 एट अ टाइम, और S3 का मतलब क्या होगा? 3 एट अ टाइम। अब आप लोग समझ गए होंगे। 2 1 एट अ टाइम मतलब tan थीटा 1 tan थीटा 2 tan थीटा 3। tan थीटा 1 को उठाया, tan थीटा 1 को उठाया, जोड़ के सबको लिख दिया। tan थीटा 1 को उठाया, जोड़ के सबको एक एक करके उठाना, जोड़ के सबको लिख देना। S1 में क्या हो जाएगा मेरे भाई? S1 में क्या हो जाएगा? tan थीटा 1 प्लस एक एक करके उठाना, 1 मिनट जगह कम पड़ेगी ना, यहां लिख देते हैं। tan ऑफ
यहाँ एक मिनट, tan ऑफ थीटा 1 प्लस tan ऑफ थीटा 2 प्लस tan ऑफ थीटा 3 माइनस माइनस लगा ना, माइनस S3 का मतलब, S3 का मतलब तीनों को उठा लिया, जोड़ के लिख दिया। तीनों को उठाओगे, जोड़ को लिखोगे, कितना बचेगा? जीरो ही तो बचेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? tan ऑफ थीटा 1 tan ऑफ थीटा 2 tan ऑफ थीटा 3 अपॉन 1 माइनस S2, मतलब अब दो दो को उठाना है। अब दो दो को उठाना है तो पेयर बनाना पड़ेगा। एक बार इन दोनों को उठाओगे तो tan थीटा 1 tan थीटा 2, ठीक है। एक बार इन दोनों को उठाओगे tan थीटा 1 tan थीटा 3, और तीसरा केस क्या बनेगा? 3 और 1 को उठा लोगे, मतलब tan थीटा 3 और tan थीटा 1, इसका मतलब 3 केस बनेंगे इसमें। तो 1 माइनस, पहले को क्या उठाया? दो दो को उठाना है तो पेयर बनाना पड़ेगा, एक एक करके उठाना तो 3 पेयर, tan थीटा 1 tan थीटा 2 tan थीटा 3, 3 को उठाना, तीनों को एक साथ उठा लिया। यहाँ पे tan थीटा 1 tan थीटा 2 tan थीटा 3, अब कितने को उठाया मेरे भाई? यहाँ पे दो दो को उठाना पड़ेगा, तो इसका मतलब 3 पेयर बनेंगे, दैट इज tan थीटा 1 tan थीटा 2 प्लस tan थीटा 2 tan थीटा 3 प्लस tan थीटा 3 tan थीटा 1। तो ये फॉर्मूला किसका आया? ये फॉर्मूला आया मेरे भाई, फॉर्मूला किसका आया? tan ऑफ थीटा 1 प्लस tan ऑफ थीटा 2 प्लस tan ऑफ थीटा 3 का। ये आपके सामने क्या आया मेरे भाई? फॉर्मूला आया है। क्या आया मेरे भाई? फॉर्मूला। ये देख लीजिए, इतना भयंकर फॉर्मूला आया मेरे भाई। इसका मतलब ये हुआ कि आप सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एन एंगल से आप आसानी से बिना फॉर्मूला याद किए भी ये चीज डेवलप कर सकते हो। SR का मतलब क्या था? सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल R एट अ टाइम। S1 का मतलब एक एक करके उठाना, बाकी जोड़ के लिखना। 2 का मतलब क्या होता है? तो दो दो को उठाना, बाकी फिर जोड़ के लिख देना। 3 का मतलब तीनों को उठाना, बचेगा कितना? 0 बच जाएगा। इसलिए आप 4 5 6 7 8 एंगल के लिए भी फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हो। क्लियर? तो ये था सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एन एंगल। सिमिलरली आप एक और काम कर सकते हो। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और हिंट आपको करता हूँ, जो कि आपके थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस की बात हो रही है। आउट ऑफ सिलेबस में थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, सीखेंगे आप। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछे क्या आप साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2, इंपॉर्टेंट है ये भी, थीटा 1 प्लस थीटा 3 प्लस डैश 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 प्लस थीटा n डिफाइन कर सकते हो? कोई ये पूछे तो क्या डिफाइन किया सकता है मेरे भाई? ये भी डिफाइन किया जा सकता है। क्योंकि कैसे मेरे भाई? tan थीटा 1 से लेके थीटा n तक क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है। अगर ध्यान से देखो तो ये किसको बता रहा होगा? साइन को बता रहा होगा। ये किसको बता रहा होगा? कॉस को बता रहा होगा। तो जब रियल में इसका रिजल्ट देखा गया तो यही चीज जो हमारी सोच के अंदर था वही चीज सामने आया। क्या था मेरे भाई? इसका जो फॉर्मूला डिफाइन किया गया एन एंगल का, साइन, ये क्या है? साइन थीटा ऑफ एन एंगल, साइन थीटा ऑफ एन एंगल की फॉर्मूला क्या बना मेरे भाई? फॉर्मूला बना S1 माइनस S3 ऑड वाले टर्म, S5 माइनस S7 डैश डैश, ये फॉर्मूला बना। लेकिन इसके साथ एक और चीज इंक्लूड की गई, एक कांस्टेंट इंक्लूड किया गया, दैट इज cos थीटा 1 cos थीटा 2 डैश 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 cos थीटा n। ये इसलिए डिजाइन किया गया होगा, शायद इससे जो रिजल्ट है वो ज्यादा सही आ रहे थे। तो ये आपका यहाँ पर एक कांस्टेंट साथ में जोड़ दिया गया। बाकी हमारा आइडिया क्या था? श्योर था। सिमिलरली अगर आप कॉस की बात करें, कॉस के लिए डिफाइन कर सकते हैं कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 डैश डैश प्लस थीटा n। इसके लिए डिफाइन किया जा सकता है, बिल्कुल डिफाइन किया जा सकता है। लेकिन यहां पर भी यही कांस्टेंट रखना पड़ेगा। क्यों यही रखना पड़ेगा? क्योंकि साइन अपॉन कॉस करोगे तभी तुमको टाइम मिलेगा, तो ये चीज कटेगी तभी तो पुरानी चीज वापस मिलेगी तुमको, जिससे तुम आइडिया लगाए हो। रुक जाओ, समझा देता हूं। cos of theta 1 into cos of theta 2 डैश डैश cos of theta n। यहां क्या होगा? नीचे वाली टर्म होगी, दैट इज इवन वाली, 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6 डैश डैश डैश, क्या होगा? प्लस वाला होगा ना, प्लस डैश डैश यहाँ पे आ गए। ठीक है, अगर इन दोनों को डिवाइड करोगे तो साइन अपॉन cos tan हो जाएगा, ये चीज कैंसिल हो जाएगी, ये चीज अपॉन में आ जाएगी, तुमको tan सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एन एंगल फिर से मिल जाएगा। इसका मतलब ये दोनों चीज हमारे लिए क्या है? एकदम राइट है। एकदम क्या है मेरे भाई? राइट है। यहाँ से हम लोग चेकिंग भी कर लिया अपने फॉर्मूले की। एग्जाम्पल देख लेते हैं, साइन का एग्जाम्पल लेके कैसे सॉल्व करते हैं मेरे भाई। साइन का फॉर्मूला, साइन दैट इज थीटा 1 प्लस थीटा 2, कैसे डिफाइन होगा मेरे भाई? थीटा 1 थीटा 2, तो यहाँ पर किससे cos ऑफ थीटा 1 cos ऑफ थीटा 2, और यहाँ क्या डिफाइन होगा? सिर्फ S1 डिफाइन होगा। क्या होगा? S1 का मतलब सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल टेकन वन एट अ टाइम। इसका मतलब क्या होगा? cos ऑफ थीटा 1 cos ऑफ थीटा 2, क्या होगा यहाँ पर? tan ऑफ थीटा 1 प्लस tan ऑफ थीटा 2। बोलो हाँ है ना? दो एंगल की बात किया है, टेंजेंट है तो टेंजेंट लेंगे, सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल 2 एट अ टाइम। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं cos ऑफ थीटा 1 इनटू cos ऑफ थीटा 2। इसको क्या लिख सकते हैं? sin ऑफ थीटा 1 अपॉन cos ऑफ थीटा 1। क्लियर? इसको क्या लिख सकते हैं? sin ऑफ थीटा 2 अपॉन cos ऑफ थीटा 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसको पूरे को इससे, इसको पूरे को इससे, तो क्या आएगा आंसर में आपका?
साइन ऑफ थीटा वन इंटू कॉस ऑफ थीटा टू प्लस साइन ऑफ थीटा टू इंटू कॉस ऑफ थीटा वन। किसका फॉर्मूला निकल के आया? साइन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू का फॉर्मूला निकल के आया। यही फॉर्मूला था आपने जो बेसिक में पढ़ा था, दैट इज व्हाट, साइन ए प्लस बी, दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इसी तरह आपका एक होमवर्क है, आप सॉल्व करोगे क्या, साइन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री। आप ये एग्जाम्पल मैंने किया, बी एग्जाम्पल आप करोगे, ये निकाल के आओगे आप यहाँ पर, और आप सी एग्जाम्पल निकाल के आओगे, कॉस ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू, ये आप निकाल के आओगे। ये आपका होमवर्क रहेगा। तो दिस इज द बेनिफिट इंपॉर्टेंस ऑफ द सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एन एंगल। आपने टेंजेंट की बात की, आपने साइन और कॉस भी बता डाला, ठीक है। इस पे एक अच्छा एप्लीकेशन देखेंगे और चैप्टर को एंड करेंगे। बहुत तमीज से, ना समझ में आए बार बार वीडियो देखिए, बार बार चीज को समझिए। बस आपने S1 S2 S3 समझ लिया, काम आपका हो गया। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीन के साथ। आइए मेरे भाई हम लोग बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द कंपाउंड एंगल की बात करेंगे, ठीक है। चलिए सवाल बहुत अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन आप एसएलओनी में आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा भारी भरकम सवाल है, थोड़ा सा चेंजेस भी मिल जाएगा एसएलओनी में, तो आप देख लीजिएगा उसमें, ठीक है। खैर चलिए, ऐसे सवाल पे लोग थोड़ा सा गलत अप्रोच करते हैं, वही मुझे आपको बतलाना था। क्या अप्रोच करते हैं मेरे भाई, समझिएगा, अप्रोच सीखिएगा। वही हम सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एन एंगल का यहाँ भी अच्छा खासा यूज करने जा रहे हैं। तो उसी का मैंने एप्लीकेशन बोला, एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चीजों को देखो, पता है बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को थोड़ा सा आसान बना देता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे पाई लगा दिया, यहाँ पे एडिशन में, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में। सिमिलरली ये बार बार मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने समेशन सीरीज, प्रोडक्ट सीरीज, तो प्रोडक्ट सीरीज का यहाँ पे हमने इस्तेमाल कर लिया। इस्तेमाल करेंगे हमने, तो कब करेंगे, काहे नहीं पढ़ा हमने, इस्तेमाल करने के लिए तो पढ़ा ना। खैर चलिए, इस बात का हम सोल्यूशन लिखने जा रहे हैं। अब समझिए बात को मेरे, बहुत लोग पता है इसको देख के एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड देख के क्या लगाते हैं पता है, tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a tan b tan c। लेकिन ये कंडीशनल आइडेंटिटी है। कंडीशनल का मतलब यहाँ पे कंडीशन की जरूरत होती है, क्या, a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई, लेकिन ये दिया हुआ है वहां पे तो थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री एक्स वाई जेड क्या बोल रखा है, रियल दे के रखा है। क्या दिखा रखा है, रियल। कोई एबीसी, कोई थीटा वन, कोई थीटा टू थीटा थ्री बोल सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि जो हम सोच रहे हैं कि tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a tan b tan c ऐसा कुछ लगाए, तो आप लगा नहीं पाएंगे। इसका कारण क्या है मेरे भाई, क्योंकि दिया ही नहीं है प्लस बी प्लस सी। बोला क्या ट्रायंगल, ट्रायंगल ट्रायंगल बोला है क्या, जब ट्रायंगल नहीं बोला तो बच्चे मन नहीं लगाते, मन नहीं समझते, अपने मन से लगाने लगते हैं, जो कि गलत है। ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा सा बुद्धि लगाना है। अप्रोच हम टेंजेंट्स वाली ही सीखेंगे, लेकिन थोड़े अलग तरीके से। मेरे भाई एक बात बताऊं, हम x को समझिए, नॉर्मली x को हम क्या बोल रहे हैं, tan ऑफ थीटा वन। नॉर्मली ये क्या मतलब, थीटा वन सभी रियल के लिए डिफाइन है, लेकिन किन रियल के डिफाइन नहीं है, तो 1 + 1 पाई बाय 2 के लिए डिफाइन नहीं है। तो दैट इज tan थीटा वन, y इज इक्वल टू, मैंने बोला tan ऑफ थीटा टू। मैंने कुछ कंडीशनल की बात नहीं की, क्योंकि कंडीशन में ट्रायंगल दिया ही नहीं है, तो हम a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री या फिर बाई बोल ही नहीं सकते। तो z इज इक्वल टू हमने नॉर्मल क्या मान लिया, tan ऑफ थीटा थ्री मान लिया, नॉर्मली मैंने माना। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आपने चीज लिखा, गिवन क्या है, गिवन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। मैंने अभी नहीं बोला कि थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा इक्वल टू पाई, मैंने कुछ नहीं बोला, तो वो चीज मैं नहीं अप्लाई करूं। मैंने सिर्फ ये क्या किया है, लेट किया है। क्या किया है, लेट किया है। अब यहाँ मैं भर दूंगा, कैसे भरूंगा, tan ऑफ थीटा वन प्लस tan ऑफ थीटा टू प्लस tan ऑफ थीटा थ्री इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा वन tan ऑफ थीटा टू tan ऑफ थीटा थ्री। बोलो है ना, समझ आया। अब एक आपने रिजल्ट पढ़ा है, प्रीवियस रिजल्ट क्या रिजल्ट पढ़ा है मेरे भाई, tan ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री क्या होगा, ऊपर क्या लिखते थे, ऑड जाते थे, ओड जाते थे, s1 माइनस s3 अपॉन 1 माइनस s2, 1 से 3 जाते थे। बोलो है ना। इसका मतलब ये हुआ, S1 क्या होता था, सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल टेकन वन एट अ टाइम। ध्यान से देखिए कितना लिखा हुआ है, S1 लिखा हुआ है, ठीक है। बोलो है ना। सिमिलरली S3 का मतलब होता था सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल टेकन 3 एट अ टाइम। ये क्या लिखा हुआ है, ये S3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, S1 लिखा हुआ है, S3 लिखा हुआ है। इसका मतलब S1 S3 क्या है, बराबर है। इसका मतलब हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं, tan ऑफ थीटा वन tan ऑफ थीटा टू tan ऑफ थीटा थ्री क्या हो जाएगा, S1 माइनस S1, क्योंकि S3 S1 बराबर है, यहाँ से लिख सकते हैं S1 इज इक्वल टू S3। देयरफॉर यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम
इक्वेशन 1 से बोल सकते हैं अपॉन 1 माइनस S2। इसका मतलब हम बोल सकते हैं tan ऑफ θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 बराबर कितना 0। अब गधे क्या बोलते हैं भैया θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इक्वल टू किसके मेरे भाई 0 पर। अबे 0 पर नहीं, 0 पर ध्यान रखिए 0 आ रहा है ना, 0 कहाँ पे आता है 0 पे आता है, लेकिन 0 पर क्यों सिर्फ 0 पे अटके तुम मेरे भाई n पाई कहाँ n पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई ऐसे करके कहीं भी 0 हो सकता है, क्योंकि अब जनरलाइज करेंगे हम लोग। क्या करेंगे मेरे भाई हमने क्या कर दिया जनरलाइज कर दिया। क्या कर दिया जनरलाइज, तो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इक्वल टू क्या रख दिया हमने n पाई रख दिया। क्या रख दिया n पाई रख दिया। क्लियर समझाती बात। अब सुनना θ1 θ2 θ3 इक्वल टू मैंने क्या रख दिया n पाई रख दिया। नाउ अब यहां से हम प्रोसीड करना चालू करेंगे, प्रोसीड फ्रॉम यहां से, प्रोसीड यहां से, ठीक है सीखेंगे अप्रोच। मेरे भाई देखो जरा ध्यान से, आपने x को tan θ1, y को tan θ2, z को क्या माना tan θ3 माना, ठीक। तो 2 tan θ अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का होता है कि नहीं। ये सारे फॉर्मूले किसके लिखे हुए 2 थीटा के हिसाब से लिखे हुए, ये 2 tan 2 θ1, ये tan 2 θ2, ये tan 2 θ3। आपने किस लिए डिफाइन किया θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 क्या बोला n पाई बोला। अगर मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूं कि इस चीज को इसी चीज को θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 को क्या मैंने बोला n पाई बोला। सिमिलरली ये मैंने यहां से बोला कि नहीं, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2θ1 2θ2 प्लस 2θ3 ये भी कितना हो जाएगा 2n पाई हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, हेलो बेटा इधर ध्यान ध्यान इधर केंद्रित हो ध्यान तुम लोगों का। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर मैं दोनों तरफ क्या ले लूं tan ले लूं, क्या ले लूं tan ऑफ 2θ1 प्लस 2θ2 प्लस 2θ3 कितना हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा 0 के। अगर tan 2θ1 2θ2 tan 2θ3 किसके बराबर हो गया 0 के बराबर। इसका मतलब इसके लिए और इसके लिए S1 किसके बराबर होगा S3। यहां पर S1 S3 किसके बराबर था θ1 θ2 θ3 के लिए, यहां पर S1 S3 के बराबर होगा। S1 S3 के बराबर होगा 2θ1 2θ2 और 2θ3 के लिए बराबर होगा। अरे इस बात समझ में आती है कि नहीं आती है, आती है कि चली जाती है, आती है मेरे भाई। S1 S3 किसके लिए वहां बराबर बोला, किसके लिए 0 लाया θ1 θ2 θ3 के लिए लाया। यहां किसके लाए हो, यहां पर S1 S3 किसके लिए लाए हो 2θ1 2θ2 और 2θ3 के लिए लाए हो। बात समझ में आती है कि नहीं आती, थोड़ा जमात लड़खड़ाहट इकट्ठा 2-3 लेक्चर रिकॉर्ड करने पड़ते हैं ना। समझिए अभी समय कितना बज रहा होगा, आई थिंक 1-1:30 बज रहा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग इधर समझिएगा। S1 S3 ला दिया, इसका मतलब बोल सकते हैं tan ऑफ 2θ1 प्लस tan ऑफ 2θ2 प्लस tan ऑफ 2θ3 इक्वल टू क्या बोल सकते हैं आप tan ऑफ 2θ1 tan ऑफ 2θ2 tan ऑफ 2θ3। फॉर्मूला पता है इसका, फॉर्मूला पता है, देखो फॉर्मूला पता है क्या होता है 2 tan थीटा क्या होता है 2 tan θ1 2 ऑफ tan θ1 अपॉन 1 माइनस क्या होता है tan स्क्वायर θ1 प्लस tan 2θ का फॉर्मूला 2 tan θ2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर θ2 प्लस आगे 2 tan θ3। मेहनत करेंगे बेटा, लिखेंगे एक एक चीज 1 माइनस tan स्क्वायर θ3 बराबर tan 2θ लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे 2 tan 2 2 4 2 8 2 2 4 2 8 क्या लिखेंगे 2 2 4 2 8 इक्वल टू tan ऑफ θ1 tan ऑफ θ2 tan ऑफ θ3 अपॉन 1 माइनस सब लिखना पड़ेगा बेटा, सब लिखना पड़ेगा tan स्क्वायर θ1 1 माइनस tan स्क्वायर θ2 1 माइनस tan स्क्वायर θ3। ध्यान दीजिएगा इधर आपने एरो अच्छे से बनाओ। आपने tan θ1 किसको माना है x को, इसको y, इसको z, तो लिख लीजिएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y, ये लाना है ना, अरे वाह यही लाना 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 8xyz अपॉन इसको क्या लिख सकते हो मेरे भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 माइनस जेड स्क्वायर आप ऐसा लिख सकते हो। ध्यान देने वाली बात
समझिएगा इसको, आपने यहाँ पे इसको प्रूफ कर दिया है, हेंस गोल्डन अक्षरों से लिख लीजिएगा, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। पहले θ1 θ2 θ3 लिख लिया आपने, S1 = S3 बताया। ये सवाल खास चिक के बोल रहा था कि S1 = S3 था, ठीक है। उसके बाद फिर आपने 2θ1 2θ2 2θ3 के लिए क्या लाया, S1 = S3 लाया, ठीक। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर क्या था, ए वाला था, क्या पूरा पार्ट था, ए। आप लोग इसी तरह बी के लिए भी कर सकते, बी वाले क्वेश्चन में क्या करना है मेरे भाई, सेम काम पूरा रहेगा, θ1 θ2 θ n पाई। सेम काम आप अगर यहाँ पे जो 2 से मल्टीप्लाई किए हो, इसी चीज को यहाँ पर अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3θ1 + 3θ2 + 3θ3 = 3n पाई कर देंगे। और आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, बिल्कुल मैं तो शॉर्टकट करता हूं मैं। अगर आप tan इसमें लेंगे तो 3θ1 + 3θ2 + 3θ3 किसके बराबर आ जाएगा मेरे भाई, 0 के बराबर। 2n पाई 4n पाई कुछ भी आए मेरे भाई, आंसर तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। इसका मतलब यहां से आप ये चीज बोल सकते हैं, फॉर दिस केस S1 किसके बराबर बोल रहे हैं, S3 के बराबर बोल रहे हैं, तो ठीक है, S1 किसके बराबर बोल देंगे, S3 के बराबर। इसका मतलब आप यहाँ से ये चीज चिक बोल रहे हैं, चिक के बोल रहे हैं क्या, tan of 3θ1 + tan of 3θ2 + tan of 3θ3 = क्या बोलेंगे आप, tan of 3θ1 × tan of 3θ2 × tan of 3θ3 बोल दिया, बोलो है ना। आप यहाँ पे सिमिलरली मैं लिख दे रहा हूं, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर ए की तरह, ठीक है, करेंगे तो आपको एज बी मिल जाएगा, एज क्या मिल जाएगा, एज बी मिल जाएगा, क्लियर। खैर यहां से आप इसको जरूर अटेम्प्ट करिएगा, यहां से आपको सेम चीज, ये चीज यहां पे मिल जाएगी। वो चीज सेम चीज क्या है मेरे भाई, एक्स और वाई को रिप्लेस कर दीजिएगा और आपका आंसर यहाँ पर आसानी से, बहुत आसान है बेटा, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको समझिए और फिर हम लोग जैसा टीम आदेश करेगी वैसे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। चलिए अच्छे से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। चलिए खैर हम लोगों ने कंपाउंड एंगल को अच्छी तरीके से, डीपली तरीके से स्टडी कर ली। लास्ट के लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करने को भी दिए हैं, उसको जरूर करिएगा, खासकर ये वाला पार्ट जरूर करिएगा। चलिए यहां से आपका कंपाउंड एंगल पूर्ण रूपेण समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर। आई थिंक हम लोग इस समय फॉर्मूला वाली पहले से आपको एक वन शॉट दे देंगे, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ करा देंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करेंगे। किसकी ओर मूव करेंगे मेरे भाई, किसकी ओर मूव करेंगे, अलजेब्रा, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ मूव करेंगे आईटीजेई में। और आपके एनडीए में सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, सबसे ज्यादा मतलब कह सकते हैं अलजेब्रा में सबसे ज्यादा वेटेज क्वाड्रेटिक ही रखता है। आपके एनडीए वगैरह में अच्छे खासे सवाल देखने को मिल जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अब के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।